एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड हम कर रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो, तो वन वीडियो में वन चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। और मुझे पता है कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर ऑन 6th चैप्टर राइट नाउ। एंड पुराने चैप्टर्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं वीडियो में, तो एक बार देख लेना। और हमने पिछली वीडियो में मनी किया था, इस वीडियो में हम करेंगे बैंकिंग, ठीक है? तो शायद मैं मर्ज भी कर दूं वीडियो या नहीं भी करूं, अलग अलग डालूं, तो एक बार देख लेना। क्योंकि आई डोंट फील लाइक कि मैं एक ही बार में सब कुछ तुम लोग को पढ़ा दूं कि तुम लोग को समझ में ना आए फिर तुम लोग भूल जाओ। तो आई रियली वांट कि तुम लोग को समझ में आए जो जो मैं पढ़ा रही हूँ। तुम लोग रटो मत चीजें, तुम लोग बस समझो, बिकॉज मतलब तुम लोग खुद इंग्लिश में चीजें लिख सकते हो, है ना? एंड जो कॉमर्स होती है वो हमारी डेली लाइफ से ही बिल्कुल अटैच होती है, ठीक है? तो जो हमारी डेली लाइफ में करते हैं हम, वही हमें कॉमर्स में लिखना पड़ता है। तो वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज बिजनेस स्टडीज, वी नीड टू राइट इट ओन वर्ड्स में सारी चीजें। तो तुम लोग सिर्फ समझो चीजों को, जो जो की पॉइंट्स है बस वो देख लो, एक बार समझ लो, बुक रीड कर लो, एंड दैट्स इट। लाइक तुम जाके तुम टॉप कर सकते हो, लिटरली तुम टॉप कर सकते हो इफ यू विल कंसीडर ईच एंड एवरीथिंग इन योर रियल लाइफ। तुम अगर सारी चीजें रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो, ठीक है? तो अभी हम कर रहे हैं बैंकिंग कर रहे हैं आज हम, ठीक है? तो सबसे पहले बैंकिंग का मतलब क्या होता है और कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, ठीक है? कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? तो इट इज द इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है, इट इज अ इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, जो लोन्स को एडवांस करता है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर, मतलब फॉर प्रॉफिट। तो जो सबसे पहले देखो क्या है, इट इज कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट deposits, advance loans, and make investment to earn profit। ये तीन की पॉइंट्स होते हैं विच आर वेरी कंपल्सरी फॉर कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के सिर्फ यही फंक्शन होते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर ज्यादा पैसा आ गया तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक के पास। बैंक के पास क्या करते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। जब हमारे पास पैसे की कमी होती है तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं, और बैंक इन्वेस्टमेंट करता है ताकि बैंक को प्रॉफिट हो। क्योंकि हम अगर पैसे जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज भी तो देता है ना, तो वो ब्याज कहाँ से देगा? यहीं से तो देगा ब्याज, है ना? तो ये चीज है। अब बैंक के ना दो फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है, ठीक है? तो प्राइमरी बेसिकली बैंक के देयर आर टू फंक्शंस, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में ये दोनों आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसमेंट ऑफ लोन्स। तो बेसिकली बैंक जो होता है वो किस तरीके से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है? सबसे पहले देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, देखो सबसे पहले हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं ताकि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लो, ये मैंने पूरा साफ कर दिया। देखो बैंक के दो फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन मतलब कि जो सबसे पहला काम होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है? प्राइमरी फंक्शन के देयर आर टू टाइप्स, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक होता है एडवांसमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है? एक तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक लोन्स को एडवांस करते हैं, बस लोन्स देते हैं आपको, ठीक है? आपका पैसा जो आप जाओगे देने तो वो डिपॉजिट कर लेंगे या तो लोन दे देंगे, ठीक है? अब डिपॉजिट कैसे कैसे करते हैं? देखो सबसे पहला होता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि नॉर्मली बैंक चले गए, हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए थे तो हम बैंक चले गए, हमने बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा लिया जो कि है सेविंग्स अकाउंट, की हम अपना पैसा जो मेरे पास है एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मैं सेव कर रही हूं, ठीक है? इसमें बैंक आपको ब्याज भी देती है, ठीक है? इसमें आपको चेकेबल फैसिलिटी मिलती है, समझ आया? ठीक है? बट आप बहुत फ्रिक्वेंटली पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है? इसमें आपको ब्याज मिलता है। दूसरा होता है करेंट अकाउंट।
करेंट अकाउंट का मतलब होता है दीज अकाउंट आर ओपन्ड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होते हैं ये लोग, ये अकाउंट ओपन करवाते हैं क्योंकि उनके लाख लाख रुपए के ट्रांजेक्शन डेली होते हैं, दिन में 10 बार, ठीक है, 50-50 लाख 60-60 लाख के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब बैंक के पास इतना पैसा इन्वेंट्री रखना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बैंक से ये क्या करते, बैंक क्या करती है, बिजनेसमैन से पैसा लेती है। बैंक कुछ देती नहीं है कि हमारे यहाँ बैंक में आ जाओ करेंट अकाउंट चला लो, बैंक को ये नुकसान है। बैंक डेली डेली 50-50 60-60 लाख का मतलब 10-10 20-20 बार ट्रांजेक्शन कर रही है, तो बैंक को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो बैंक इसके लिए बिजनेसमैन से क्या चार्ज करता है, पैसा, टैक्सेस चार्ज करते हैं, ठीक है, चार्जेस चार्ज करते हैं कि भैया अगर हम आपका करंट अकाउंट अपने बैंक में चला रहे हैं तो आप उसके मुझे पैसे दो। इस पे कुछ भी नहीं मिलता है, इस पे चेक फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, इस पे और कुछ भी नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट बिजनेसमैन इसको खुलवाते हैं ताकि उनका काम ना रुके। तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और नेट टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को मतलब फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है, इसको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, डीडी, ठीक है, पीपी लिख गया, सॉरी, डीडी। हाँ, फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है एफडी। मान लो आपके नाम पे आपके डैडी ने एफडी करी होगी 10 लाख की, 20 लाख की, 5 लाख की, जितनी की भी करी हो, ठीक है, तो आपका एक टाइम पे इतना सारा पैसा 5 लाख रुपए बैंक के पास जमा हो गए। अब वो आप 5 साल बाद या 10 साल बाद निकालोगे, उस पर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी में आपको कोई भी चेकेबल फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है, नो चेकेबल फैसिलिटी इन एफडी। क्लियर है, इतना समझ आया। अब एडवांसमेंट ऑफ लोन्स में आते हैं कैश क्रेडिट। आपको कैश मिल जाता है क्रेडिट पे, मतलब कि लोन्स टाइप होते हैं, ठीक है। कैश क्रेडिट का मतलब होता है कोई भी आप शेयर्स रख दो, कोई भी आप बॉन्ड्स रख दो अपने, ठीक है, बैंक के साथ, बैंक आपको कैश दे देगी, आपके अकाउंट में कैश आ जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए का लोन आपने बैंक से लिया है, तो 1 लाख रुपए आपको मिल गए बैंक से, 1 लाख आपके अकाउंट में आ गए। 1 लाख में से जितना आप विड्रॉ करोगे, मान लो 10,000 आप विड्रॉ करोगे, बैंक लोन दे रही है तो आपसे ब्याज भी लेगी, लेगी कि नहीं लेगी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए में से जो आपको लोन मिला है उसमें से 10,000 रुपए यूज करे हैं, तो सिर्फ 10,000 पे ही ब्याज लगेगा, बाकी 90,000 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। जितना आप अमाउंट यूज करोगे सिर्फ उसी अमाउंट पे आपका ब्याज लगेगा कैश क्रेडिट के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स का मतलब होता है बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है, आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा। और डिमांड लोन का मतलब होता है जब भी बैंक को पैसे की जरूरत होगी बैंक तुम्हें कॉल कर देगा कि भैया मेरे पैसे दे जाओ। समझ आया। इस पे तुम्हें मान लो 1 लाख रुपए मिला है, तुमने यूज किया है नहीं किया बैंक को घंटा नहीं फर्क पड़ता, बैंक को पूरे 1 लाख रुपए पे ब्याज चाहिए होता है, ठीक है। तीसरी चीज होती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब होता है तुम्हें कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, घर के कागज, मतलब कुछ ठोस वो असेट, ठीक है, जिसके बिहाफ पे तुम्हें लोन मिलता है। इसका मतलब होता है इसमें तुम्हें पूरे पैसे मिल जाते हैं। मान लो 1 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गए, तुम जितने भी यूज कर लो जितने भी ना करो बैंक को फर्क नहीं पड़ता है, बैंक पूरे अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगी जितना भी बैंक ने आपको ग्रांट किया है। ये होते हैं 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, इतने टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं, लोन को एडवांस करना, इतने टाइप के लोन होते हैं। इसमें सिर्फ जितना आपने कैश विड्रॉ किया है उतने पे ही इंटरेस्ट लगता है, बाकी दोनों पे पूरा पूरा इंटरेस्ट लगता है वेदर यू विड्रॉ द अमाउंट और नॉट। दिस इज द पिक्चर, यू कैन स्क्रीनशॉट दिस। Okay, so now moving forward to secondary, like क्या होते हैं? Okay, secondary function. Okay, so now moving forward to the secondary functions of commercial bank. ठीक है, commercial bank के secondary function क्या होते हैं? अब देखो, सबसे पहले बैंक देता है तुमको क्रेडिट कार्ड, ठीक है, which means ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब कि आपके अकाउंट में जितने पैसे भी नहीं होंगे बैंक आपको एक कार्ड दे देगा कि आप इतने रुपए यूज
आप इतने रुपए यूज कर सकते हो, ठीक है, क्रेडिट पे ले लो बैंक से, फिर अगले महीने उसका इंटरेस्ट चुका दो, इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, ठीक है। अगर पैसा पूरा दे दोगे तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर पैसा नहीं दोगे पूरा तो वो इंटरेस्ट ले लेंगे, बट यस दे प्रोवाइड यू विद द क्रेडिट फैसिलिटी। इतू सा कार्ड देते हैं जिसमें क्रेडिट लिमिट होती है कि आप 50,000 तक खर्च कर सकते हो इस महीने, ठीक है, मस्त चीज है। फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिसने 11th में अकाउंट्स पढ़ी थी उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, भले सिलेबस में नहीं था बट पढ़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि इफ आपने मुझसे कोई गुड्स खरीदे, मैं सेलर हूं आप बायर हैं, मैं आपको एक बिल ड्रॉ करूंगी, ठीक है, कि आपने मुझसे इतने इतने रुपए के गुड्स खरीदे हैं, क्योंकि आप मुझे अभी पैसे नहीं दे रहे हो, तो मैं आपको एक बिल ड्रॉ करूंगी कि आपने मुझसे इतने इतने रुपए के गुड्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। अब आप उस पर साइन करोगे, मैं अपने पास रख लूंगी। उस बिल की मेच्योरिटी डेट जो होती है वो 3 महीने तक होती है, ठीक है, 3 महीने प्लस 3 दिन ग्रेस के होते हैं, ठीक है। अब मुझे आज पैसे की जरूरत है बट मुझे 3 महीने बाद मिलेंगे आपसे पैसे, तो मैं कहाँ जाऊंगी, बैंक के पास जाऊंगी, वो बिल लेके, दैट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लीगल होता है सब कुछ। बैंक के पास जाऊंगी, मान लो आपने मुझसे 10,000 के गुड्स खरीदे थे, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी कि ये देखो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप मेरे को प्लीज इसको एंड कैश कर दो। बैंक आपको 3 महीने पहले उससे पैसा दे देगी, फिर आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बैंक मेरे को पूरे 10,000 रुपीज नहीं देगी, बैंक मुझे कुछ डिस्काउंट करके देगी, इसीलिए बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बैंक मुझे देगी 9,500 और 9,000 और 8,500, एनी लाइक एनीथिंग, जो भी बैंक का चार्ज होगा वो, ठीक है। फिर बैंक आपका एजेंट बन जाता है, एजेंसी फंक्शन दिखाता है, मतलब कि बैंक आपके ट्रांसफर ऑफ फंड्स कराता है, बैंक आपके कलेक्शन ऑफ पेमेंट करता है, बैंक आपके पेमेंट मतलब कलेक्शन ऑफ वेरियस पैसा जो आना होता है वो करता है, बैंक आपका पेमेंट करता है, बैंक आपको इनकम टैक्स कंसल्टेंसी देता है, बैंक आपको लॉकर्स फैसिलिटी देता है, ठीक है, बैंक आपको ट्रैवलर्स चेक देता है। ये सब चीजें सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, ठीक है। लॉकर्स फैसिलिटी का मतलब लॉकर नहीं होते बैंक में जाके गोल्ड सामान रख देते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ये होती है सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। अभी अपन को पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, बैंक एक पैसे से बहुत सारा पैसा कैसे बनाती है, ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं उसको। अब पढ़ना है अपन को क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन पढ़ने के पहले सबसे पहले यू हैव टू अज्यूम वन थिंग, टू थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले अज्यूम करो दैट सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बैंक के थ्रू ही हो रहे हैं, वेदर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, वेदर कोई आपको पेमेंट कर रहा है, वेदर आप बैंक से लोन ले रहे हो या आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप सब कुछ चीजें बैंक से कर रहे हो, ठीक है। all the receipts and payments, like all the transactions are from bank only, ठीक है। दूसरी चीज है सारी बैंकिंग यूनिट एक ही है, मतलब कि यहाँ पे कोई नाम नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक जेनेरिक एक फैमिली नेम ले लो, जेनेरिक नेम नहीं लेना है, हमें सिर्फ बैंक चाहिए। पीएनबी है, आईसीआईसी है और एचडीएफसी है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमें कोई मतलब नहीं है, सारी बैंकिंग यूनिट एक ही है, हमें ये अज्यूम करना है। अगर अज्यूम नहीं करोगे तो ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगी, पहले अज्यूम कर लो फिर मैं तुम्हें प्रोसेस समझाती हूँ, ठीक है। जब तक सब्सक्राइब भी कर देना है और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। चलो, तो सबसे पहले मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बैंक में पैसे जमा करे 1,000 रुपीज, ठीक है, बैंक में पैसे जमा करे 1,000 रुपीज। बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आपके पास भी अगर 1,000 रुपीज होंगे और आपका दोस्त मांगने आएगा आपसे पैसे कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, आप क्या कहोगे कि मेरे पास 500 रुपए, 500 ले जाओ, तो 500 तुम अपने पास रखोगे बिकॉज तुम पूरे पैसे तो किसी को नहीं दे दोगे, ठीक है। तो सिमिलरली अब मिस्टर बी आए, बी बैंक के पास आए, बैंक से बोले हमें लोन चाहिए, तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक के पास है कितना 1,000 रुपीज है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में कितना बैंक के पास 1,000 रुपीज है, इनिशियल डिपॉजिट है ये क्या है इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक हैज टू कीप
सम अमाउंट विद देमसेल्व्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या होता है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। बैंक लीगली अबाइड होता है कि उसको इतना पैसा तो रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं LRR 20%, ठीक है, तो बैंक 80% आगे लोन दे देगा, 20% अपने पास रख लेगा, ठीक है, ये LRR है, ठीक है। तो बैंक ने अपने पास 200 रुपए रख लिए और 800 रुपए बैंक ने क्या कर दिया, इसको लोन दे दिया मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने लोन से पेमेंट कर दिया, ठीक है, पेमेंट करा, ये था इनिशियल डिपॉजिट। अब फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, मिस्टर बी ने पे कर दिया पैसा 800 रुपए बैंक में, ठीक है, मतलब जिसको भी पे किया होगा उसके भी तो बैंक में गया है, क्योंकि अपन ने तो पहले अजम्पशन बना लिया था। तो अब फिर मिस्टर सी आते हैं बैंक के पास, कहते हैं हमें लोन चाहिए, ठीक है, हमें लोन चाहिए। अब बैंक की फिर से वही चीज है कि अब बैंक यहाँ पे लोन दिया होगा, ब्याज पे दिया होगा, बैंक दिया होगा कि नहीं दिया होगा, तो ब्याज से अब बैंक कमा रहा, ठीक है, कमा रहा। अब दूसरी चीज क्या है, बैंक ने फिर से लोन देना चाहा, तो अब इसमें से भी 80% दे सकते हैं, वो 20% नहीं दे सकते, वो LRR है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अपने पास 160 रुपीज रखेगा, बाकी 640 रुपीज बैंक लोन दे देगा। थर्ड राउंड में भी बिल्कुल ऐसा, सेकंड राउंड में भी बिल्कुल ऐसा होगा। सेकंड राउंड में 640 रुपए क्या करेगा, बैंक में जमा हो जाएंगे। अब बैंक के पास कितने, 640 रुपए। अब कोई बंदा आता है बैंक के पास लेके, तो क्या होता है, अब 640 में से बैंक फिर अपने पास कुछ पैसा रख लेगी, फिर 512 रुपए बैंक लोन पे दे देगी। ऐसे ही पांचवें राउंड पे बैंक अपने आप में क्रेडिट क्रिएट, बैंक अपने पास कैश रिजर्व क्रिएट कर देगी 5000 रुपए का, ठीक है। बैंक बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर देगी, 5000 रुपीज का। डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे बैंक के पास, 5000 रुपीज। बैंक कितना लोन क्रिएट कर देगी, 4। हाँ जी, तो हम थे क्रेडिट क्रिएशन पे। तो हमने क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस में पढ़ा है अभी कि LRR बैंक को रखना पड़ता है 20%, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था, वो कुछ भी हो सकता है। आप अभी सर्च करना कि बैंक को कितना LRR रखना पड़ता है, कमेंट में जरूर लिख देना एक बार को, ठीक है। उसके बाद फिर मिस्टर ए गए, ये सारी चीजें हुई। अब बैंक को क्या करना पड़ता है, बैंक को रखना पड़ता है 20%। तो बेसिकली आपकी बुक में जो है, अगर इफ यू पीपल लाइक रीड फ्रॉम संदीप गर्ग ना, अगर आपके रेफरेंस में संदीप गर्ग की बुक चलती होगी तो उस बुक में ऐसा कुछ लिखा होगा, देखो, एट लास्ट बैंक इज एबल टू क्रिएट दिस मच लाइक आफ्टर 5 राउंड्स। तो दिस इज द थिंग, जो इनिशियल डिपॉजिट था, इनिशियल डिपॉजिट दैट वाज 1000 रुपीज, इनिशियल डिपॉजिट वाज 1000 रुपीज, ठीक है, जिसमें से लोन कितना दे दिया बैंक ने, 800 रुपीज। रिजर्व कितने हुए बैंक के पास, 200 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट राउंड में डिपॉजिट कितना हुआ, ये इनिशियल है, ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में बैंक के पास डिपॉजिट कितना हुआ, 800 रुपीज, जिसमें से बैंक ने 640 लोन दे दिया और बैंक ने 160 अपने पास रख लिया, ठीक है। थर्ड राउंड, सेकेंड राउंड में, सॉरी, ये फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड, 640 फिर से जमा हुए बैंक के पास। बैंक ने फिर 640 का अपन 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 4 8 2 6 12 130, नहीं, हाँ 128 ये आ गया, 512 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते, ऐसे ही करते करते क्या होगा, आपके 5th राउंड तक बैंक कितना क्रिएट कर देगी, यहाँ पे 5000 का बैंक डिपॉजिट्स क्रिएट कर देगी अपने पास, ठीक है। बैंक अपने पास कितने डिपॉजिट कर देगी, 5000 के डिपॉजिट क्रिएट कर देगी, 4000 के लोन्स क्रिएट कर देगी। बैंक के पास रिजर्व कितने रहेंगे, 1000 के, जितने डिपॉजिट करे थे, ठीक है। तो ये है पूरा क्रेडिट क्रिएशन। इसका मैं फोटो ना एक बार ऐसे चिपका दूंगी स्क्रीन पे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ये है समझने का हमारा तरीका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और कॉपी वगैरह तो लेके ही बैठा करो, ताकि तुम लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। तो आज हमको करना है, क्रेडिट क्रिएशन हो गया,
अब आज हमको ये था कि बैंक अपना पैसा कैसे क्रिएट करती है, तो बैंक अपना पैसा ऐसे क्रिएट करती है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो अभी हम बस जल्दी से वो पढ़ेंगे, ये छूट जाओ जल्दी, चलो। हाँ, अब सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक सेकेंड दो। सेंट्रल बैंक क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स बॉडी है जो फादर एंड मदर ऑफ ऑल द बैंक्स है, ठीक है, मम्मी पापा ऑफ ऑल द बैंक्स। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि फादर एंड मदर ऑफ ऑल द बैंक्स है, ठीक है। ये क्या क्या करते हैं, नॉर्मल बैंक्स को ऑपरेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम इन द इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी विच ऑपरेट्स, regulate and control the entire banking system of the country, ठीक है। It is often known as Reserve Bank of India. It is often known as what? Reserve Bank of India. So this is the sole definition, this is the only definition of central bank you can write, that it is an apex institution or apex body that operates, control and regulate the entire banking system in the country, ठीक है। ये है मम्मी पापा ऑफ ऑल द बैंक। अपन के मम्मी पापा अपन को कंट्रोल करते हैं ना, उनके कंट्रोल में ही चलते हैं, वो अपन को रेगुलेट भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं भाई, कि भैया तुम ये गलत काम मत करो, ये तुम वैसा काम मत करो, अपन को शिक्षा दी जाती है। तो सिमिलरली सेंट्रल बैंक सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं ताकि सारे कमर्शियल बैंक उसी राह पे चले, ठीक है, कुछ गड़बड़ी ना हो, सबका जो कोड ऑफ कंडक्ट हो वो एक ही जैसा हो। क्लियर है, समझो। सेंट्रल बैंक क्या है, फादर एंड मदर ऑफ ऑल द बैंक्स हैं, ये रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बढ़िया है, मतलब मजेदार एकदम। देखो फंक्शंस क्या क्या काम करता है आरबीआई, आरबीआई सारे काम करता है जो कि जरूरी होते हैं, ठीक है। पैसा अपन को कौन देता है, आरबीआई। इकोनॉमी में पैसा कौन देता है, आरबीआई। इसके पास सोल अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी टू इशू द नोट्स, ठीक है, करेंसी। इनके पास सोल अथॉरिटी है कि ये क्या कर पाए, इशू द नोट कर पाए। नोट्स कहां से इशू होते हैं, सेंट्रल बैंक इशू करती है, ठीक है। इनके पास सोल अथॉरिटी, अकेले किसके पास अथॉरिटी होती है, आरबीआई के पास। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन होता है वो पता रहता है कि कितना पैसा है इकोनॉमी में, ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहती है इकोनॉमी में। अगर एक ही इंस्टीट्यूशन पैसे अगर छापेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पता रहेगा कि कितना पैसा है इकोनॉमी में। दूसरा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, क्या होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक। गवर्नमेंट को बताते हैं, गवर्नमेंट को लोन देते हैं, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स रखते हैं अपने पास, गवर्नमेंट के ये फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं कि गवर्नमेंट से पूछता है कि हम पैसा कहां कहां कैसे कैसे यूटिलाइज कर लें, तो ये सब बता देते हैं, ठीक है। बैंकर्स, बैंक, बैंकर्स के जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनका ये बैंक है, एंड सुपरवाइजर, ठीक है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ठीक है। सब सारे बैंक्स के द फादर एंड मदर ऑफ ऑल द बैंक्स एंड सुपरवाइजर, उनको क्या क्या फंक्शन देते हैं, ये सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये क्या होते हैं, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। सेंट्रल बैंक क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, मतलब कि जितने भी बैंक्स हैं इकोनॉमी में सबका पैसा कहां पे जाता है, आरबीआई के पास। रखती है आरबीआई अपने पास पैसा, ठीक है, सबका पैसा कहां जाता है, आरबीआई के पास। आरबीआई थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास सारे बैंक का रखती है, ठीक है। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। वो भी कितना चल रहा है, आज के लिए होमवर्क है तुम लोग के पास, कैश रिजर्व रेशियो कितना चल रहा है, कमेंट लिखोगे
और SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना चल रहा है वो भी कमेंट में लिखोगे, ठीक है। तो बैंकर का बैंक है एंड सुपरवाइजर है, तो सबसे पहले बैंकर्स का क्या करता है, कस्टडी में रखता है कैश, जितना भी बैंक के पास, मतलब जितना भी इन्होंने रेशियो निकाला होगा, परसेंटेज निकाला होगा उतना, ठीक है। लेंडर टू द लास्ट रेसोर्ट, लेंडर टू द लास्ट रेसोर्ट का मतलब होता है कि कहीं से भी बैंक को अगर पैसा नहीं मिल रहा है, अगर पैसा अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो कौन इसे अवेलेबल कराएगा, RBI, ठीक है। क्या कौन पैसा कराएगा, RBI। और क्लियरिंग हाउसेस, क्लियरिंग हाउसेस, क्लियरिंग देखो सबसे पहले क्या है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, बैंक्स के पैसे रखता है अपने पास कुछ कुछ। दूसरा लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट, बैंक को जब कभी कहीं से पैसे नहीं मिलते तो कौन देता है, RBI। और क्लियरिंग हाउसेस, क्लियरिंग हाउसेस का मतलब होता है, मान लो HDFC ने SBI को पैसे दिए थे, अब SBI HDFC के पैसे वापस नहीं कर रहा है, ठीक है। और HDFC को जरूरत है पैसों की, HDFC किसके पास जाएगी, मम्मी पापा के पास, कि भैया देखो मुझे ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो इनके पास तो क्योंकि सारे बैंक का पैसा है, अभी अपन ने देखा इनके पास सारे बैंक का पैसा है, तो ये इससे कंफर्म करेंगे, क्यों बेटा SBI तुमने से पैसा लिया था क्या, तो बोलेगा हाँ इतना लिया था, तो ये यहाँ के यहाँ सुलटा पुलटा देंगे मामला, ठीक है। फिर ये इससे नहीं मांगेगा, यही सुलटा देंगे इसमें से। तो ये है क्लियरिंग हाउसेस, जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसे लेने होते हैं और बैंक पैसे नहीं देता है, तो ये सीधे मम्मी पापा के पास जाते हैं कि देखो भैया मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो पैसे खुदा खुद में दे देते हैं, क्योंकि इनका पैसा, इसका पैसा भी इनके पास जमा है, ठीक है। ये था आपका सेंट्रल बैंक। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी मैं एक और चीज पढ़ा रही हूँ इसी में जो है, तो अभी हम कर रहे हैं सेंट्रल बैंक कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक ही बताता है कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, कितना क्रेडिट जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर टू मेजर्स, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसमें अपन लोग क्वांटिटी बढ़ा गिरा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, ठीक है। मम्मी ऐसे करती है ना कि 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी या 500 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी। बाय द वे तुम लोगों को कितनी पॉकेट मनी मिलती है कमेंट में बता देना, ठीक है। तो इसमें कंबड़ कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, जिसमें अपन कंबड़ कर सकते हैं। तो इसमें होगा एक तो बैंक रेट वगैरह, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और होगा इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आ जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। और इसमें आ जाएगा आपका LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब मैं इनको समझा देती हूँ कि क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है। देखो अगर मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, सब लोगों के पास बहुत पैसा है, मतलब कि मनी सप्लाई बहुत है इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बैंक रेट बढ़ा देगी। बैंक रेट का मतलब होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बैंक रेट रेफर्स टू द रेट इन विच कॉमर्शियल बैंक टेक्स लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो पहले 5% था मान लो, अब ये 7% कर दिया सेंट्रल बैंक ने। तो आप अगर बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो बैंक को 7% इंटरेस्ट पे मिला है लोन, तो बैंक कितने पे देगी आपको, 10 पे या 15 पे। तो क्या आप लोन लोगे, नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको 15% बहुत महंगा पड़ेगा, तो क्यों लोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन नहीं आएगा। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं हो रही है और डिफ्लेशन हो रहा है, ठीक है, प्राइसेस कम जा रहे हैं, तो अगर सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में
डिमांड बढ़ानी है तो क्या करेंगे, ये 5 से क्या कर देंगे 3%, ये कम कर देंगे, ठीक है। रेपो रेट का मतलब होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, मान लो 4% पे दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, वो होता है रेपो रेट, ठीक है। तो सेम है बिल्कुल। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा देते, उल्टा कर दो, यहाँ पे रेपो रेट में क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को दे रही है लोन, रिवर्स रेपो रेट में वो रेट जिसपे कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रही होती है, ठीक है। फिर आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, मान लो अगर अभी आरबीआई ने बोला हुआ है कि आपको इकोनॉमी में ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को 1 लाख रुपए का गोल्ड रख दिया, आपने बोला हमें आप इस पे लोन दे दो, 1 लाख रुपए के गोल्ड पे बैंक आपको 90,000 लोन दे सकते हैं, बट बैंक ने मार्जिन बढ़ा दिया क्योंकि आरबीआई से इंस्ट्रक्शन है कि आप ज्यादा लोन नहीं दो, तो बैंक बोलती है हम आपको सिर्फ 50,000 का लोन दे सकते हैं, तो आप क्यों लोगे 1 लाख के गोल्ड पे 50,000 का लोन आप क्यों लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, ठीक है, और डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में उतना ज्यादा चीजों का प्राइस बढ़ेगा। थार का एग्जाम्पल ले लो, थार लॉन्च हुई थी 12 या 13 लाख पे, थार की इतनी डिमांड बढ़ी कि उन्होंने सप्लाई रोक दी और डिमांड बढ़ाने के लिए, अब थार 18 से 20 लाख की मिल रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत है, तो इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा डिमांड। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलरली अगर आपको डिमांड बढ़ानी होगी तो मार्जिन को कम कर देंगे, 1 लाख के गोल्ड पे वो 90,000 का लोन दे देंगे आपको, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जब इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बहुत होती है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं ताकि लोग खरीदे, एक्टिवली खरीदे। लेकिन जब इकोनॉमी में लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, परचेज करता है ताकि पैसा इकोनॉमी में आए, ठीक है। तो ये सारे थे क्वांटिटेटिव। यहाँ पे अपन लोग घटा बढ़ा रहे हैं ना, एलआरआर में क्या आता है, सीआरआर और एसएलआर। देखो मैंने अभी बताया था कि कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है, ठीक है, उनकी है ऑब्लिगेशन है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो से कॉमर्शियल बैंक अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज रखते हैं किसके साथ, सेंट्रल बैंक के साथ, उसको बोलते हैं सीआरआर। एसएलआर का मतलब होता है वो पैसा कुछ अपने पास रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, विच मीन्स मान लो मैं जितना कमा रही हूँ उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपनी मम्मी को दे दूंगी, वो हो गया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, मेरा कैश वहां पे रिजर्व रहेगा, ठीक है। एसएलआर का मतलब होगा कि जितना मैं कमा रही हूँ उसमें से कुछ प्रोपोर्शन ऑफ मनी मैं अपने पास रखूंगी, उसको बोलेंगे एसएलआर, ठीक है। सीआरआर मतलब मम्मी के पास जो पैसा रख रही हूँ, एसएलआर मतलब अपने पास कुछ पैसा रख रही हूँ ताकि मेरे पास कोई तंगी ना पड़े, ठीक है। ये होता है एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। सीआरआर मतलब खुद के पास जो पैसा बैंक के पास जो पैसा रख रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ जो पैसा रख रही है, और एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि जो पैसा कॉमर्शियल बैंक खुद के साथ रख रही है। अब क्वालिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ ये बोलती है कि आप एडवाइज करो कि डिस्करेज लेंडिंग, आप लेंडिंग करो ही मत, मतलब कि आप लोन दो ही नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि आप एडवाइज कर दो कि लेंडिंग होनी ही नहीं चाहिए मार्केट में क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन वही आपको डिमांड बढ़ानी है तो आप एडवाइस करोगे लेंडिंग मतलब लोन्स देने के लिए। दूसरी चीज होती है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक मना कर देती है सारी चीजों के लिए लोन देने के लिए, यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनके लिए लोन दिया जाता है। तो ये था आपका सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तुमको कोई भी डाउट हो ना तो तुम एक बार पूछ लेना मेरे से, ठीक है, और कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो बता देना, ठीक है। बाकी खुश रहो और पढ़ते रहो और कॉपी किताबें लेके बैठा करो, और सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्यों अकेले पढ़ रहे हो, है अकेले पास होना है क्या, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मतलब पूछ लेना मेरे से कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो, और कमेंट में भी लिख देना, तो आई एम वेरी एक्टिव, तो मैं बता दूंगी तुमको सारी चीजें। और बाय बाय।